हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आयनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसे दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है कि जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो किस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि आप फर्दर आगे देखेंगे कि जब कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो आयनों का फॉर्मेशन होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है और इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, किस तरह के कंपाउंड बनते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, इन्हें हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये सारे मेटल्स होते हैं। और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। और ये सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। और ग्रुप डी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। और ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। तो और नीचे वाला जो हिस्सा हमारा है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है कि जब कोई मेटल यानी कि एस या डी ब्लॉक का कोई मेटल, जैसे कि बहुत सारे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। उसी तरह से हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट बहुत सारा है, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, कॉपर, जिंक। ये सारे जो एटम्स हैं, मेटल्स हैं, अगर किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करें जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फिर क्या होगा, इसे आज हम लोग देखने वाले हैं। एक बात और बता दूं आपको कि हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम लोग नोबल गैसेस कहते थे और इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते थे, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते थे। इनको अकेला रहना अच्छा लगता है। ये हाईली अस्टेबल स्टेट में हैं, काफ़ी लो एनर्जी स्टेट इनकी होती है, जिसकी वजह से ये हाईली अस्टेबल होते हैं। ऐसा हम लोगों ने देख लिया था, ऑक्टेट रूल को भी देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब ये सारे एलिमेंट्स इनसे रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, किस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने मेटल्स के बारे में देखा था कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी बारीक कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 281 होगा। आप देख सकते हैं बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें तो ये एटॉमिक नंबर 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 हो जाएगा। बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम की बात करें एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जनरली आप पाएंगे कि जितने भी मेटल्स हैं हमारे, उनकी बाहरी कक्षा में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग मेटल्स के कैटेगरी में रखते हैं। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, या तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। उन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मेटल के ऊपर शो करके उसको दिखा दिया जाता है। जैसे कि सोडियम है, उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था तो सोडियम लिख करके उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 डॉट हम लोग दिखा करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो एल्युमिनियम के ऊपर 3 डॉट दिखा करके हम लोगों ने दिखा दिया कि बाहरी कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें जो कि एक नॉन मेटल है, तो हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, हमारे पास क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 9 है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, 26, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने भी जनरली आप पाएंगे कि नॉन मेटल जितने भी हमारे पास हैं उनकी बाहरी कक्षा में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एटम के ऊपर शो करके दिखा देते हैं। जैसे क्लोरीन के दिखाना है तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो Cl लिख करके 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। हम लोगों ने अभी तक यही सीखा है कि जितने भी मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, अगर उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो तो उसका सिंबल लिख करके जितने उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डॉट के माध्यम से या क्रॉस के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। डॉट की जगह पे आप क्रॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह भी दिखा सकते हैं आप, इस तरह भी दिखा सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। कभी कभी एग्जाम में इससे भी सवाल आ जाते हैं कि आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप दिखा सकते हैं मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन डॉट ड्रॉ करके।
अब आइए समझते हैं कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये हमेशा याद रखेंगे, अपने अंदर हमेशा इसको दिमाग में बिठा के रखेंगे कि कोई भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है। तो इसके फॉर्मेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस चीज़ को। हमारे पास NaCl है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा 11 हो गया, बाहरी कक्षा में 281 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,8,7 बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन को चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम सभी जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं नॉन मेटल, और जो हमारा मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन से अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दे तो ये अस्टेबल ऑक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जैसे कि नॉर्मल गैसेस के बाहरी कक्षा में होता है। और अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नॉर्मल गैस के जैसा। तो हर एक एटम की चाहत होती है कि वो नॉर्मल बनना चाहता है। ऐसा हम लोगों ने देखा था, क्यों बनना चाहता है इसको भी देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों के बीच में किस तरह से रिएक्शन होगा। तो हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। अभी हम लोगों ने देखा कि सोडियम का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब सोडियम क्लोरीन को बोलेगा कि भाई मैं भी असंतुष्ट हूँ, तुम भी असंतुष्ट हो, तुम भी दुखी हो, तुम्हारा भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे में लेन देन कर ले। क्योंकि हम लोग देखें हैं कि मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन देना काम होता है, और इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना। तो एक देने वाला एक लेने वाला, दोनों के बीच में एक बहुत ही मजबूत बंधन हो जाएगी। और हम लोगों ने इसके प्रति एक गाना भी डेडिकेट किया था कि हे क्या बोलती तू, तो क्लोरीन बोलेगा ए क्या मैं बोलूँ, तो सोडियम बोलेगा सुन, तो क्लोरीन बोलेगा सुना। तो सोडियम फिर से बोलेगा कि अगर हम दोनों एक दूसरे से मिल जाएं तो हम दोनों के दुख और दर्द जो होंगे वो गायब हो जाएंगे। तो बोलेगा कैसे, तो बोलता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूँ, तो इस तरह से मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा क्लोरीन को, तो इसकी बाहरी कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसके पास 2,8 ही बचा। तो ये अब स्टेबल हो गया क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसके पास 2,8,7 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ये 7 की जगह पे कितना बन जाएगा 8। अब ये भी खुश हो जाएगा। तो इस तरह से सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्लोरीन को, और दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर देंगे, ऑक्टेट को पूरा कर देंगे, और दोनों खुश हो जाएंगे। तो चूंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और चूंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, मतलब नेगेटिव को लिया है, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया, इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस का हमारा आयंस का चूँकि फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्लस अगर बन रहा है तो इसे हम लोग कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव बन रहा है तो इसे हम लोग एनायन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल हमेशा कैटायन बनाते हैं और नॉन मेटल हमेशा एनायन बनाते हैं, और दोनों के बीच में चूँकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, और कभी भी जब आप चार्ज पार्टिकल देखेंगे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक मजबूत बंधन बनने वाला है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच लगेगा। इसी फोर्स को केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग बॉन्ड का नाम देते हैं, इसी बल को, इसी बंधन को हम लोग बॉन्ड कहते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़ जाएंगे, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों के बीच में फोर्स लगता है, हम लोग सभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाय R²। ये फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू है। दोनों के बीच में बहुत ही मजबूत बंधन बनने वाला है, और दोनों अब बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस तरह के बंधन को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, मतलब कोई देने वाला हो कोई लेने वाला हो, मतलब कोई मेटल हो कोई नॉन मेटल हो, तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है, जो फोर्स डेवलप हो रहा है, तो जनरली हम लोग इसको एक लाइन से दिखा देते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड, इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो इसे हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और इस तरह के कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड हुआ, और दोनों के बीच में जो बंधन और जो बल लग रहा है उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे। और इसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
क्यों कह रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और हम इसे आयनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आयंस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो कभी भी अगर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अगर पूछा जाए तो सबसे ज़रूरी बात तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि आयनिक कंपाउंड्स में आयनों का फॉर्मेशन होता है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आप ऐसे ही लिख सकते हैं। बाकी की प्रॉपर्टीज हम लोग आगे देखने वाले हैं, इन्हीं के फोर्स के बदौलत सीखेंगे। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, कि जब कोई नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करे तो हमेशा आपको आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल MgCl2 का फॉर्मेशन। मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? 12 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 282 बाहरी कक्षा में 2, और क्लोरीन का हम लोग जानते हैं ऑलरेडी 287 बाहरी कक्षा में 7 है। तो हमारे पास मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास, तो 2 यहाँ दिखा दें। अब मैग्नीशियम इसके घर को पूरा करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसके पास एक और है तो ये इस क्लोरीन को भी दे देगा। तो चूंकि इसने 2 दिया इसलिए +2 चार्ज इस पर आएगा, और इस क्लोरीन ने 1 लिया इसलिए 1 नेगेटिव, इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इस पर भी 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम में +2 चार्ज आ रहा है और क्लोरीन पर एक करके दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों के बीच में मजबूत बंधन बनने वाला है। इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होगा, बहुत ही हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तभी बॉन्ड टूट सकता है। इनके क्रिस्टल को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होगा। इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होने वाली है, क्योंकि दोनों के बीच में एक बहुत ही मजबूत बंधन कायम हो रहा है, प्लस और माइनस के बीच में बहुत ही मजबूत बंधन लगता है। तो इस तरह से हमारा MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से आप दूसरे अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी मेटल और नॉन मेटल लेकर के आप उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा था Na+ और Cl- का फॉर्मेशन हो रहा था, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ आयनिक कंपाउंड का, कि यहाँ पे आयनों का फॉर्मेशन होता है, मतलब वो आयनों से मिलके बने होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज हमारा हो गया कि वो आयनों से मिलके बने होते हैं। एक कटायन होता है और दूसरा हमारा एनायन होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें कटायन कहा जाता है, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें एनायन कहा जाता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही मजबूत एक आकर्षण बल लगता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हम लोगों ने NaCl का एग्जांपल लिया था, प्लस और माइनस इन दोनों के चार्जेज हैं, तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से अट्रैक्ट करके रहेंगे और इनके क्रिस्टल्स बनेंगे, बहुत ही ये मतलब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करेंगे। और दोनों के बंधन को तोड़ना, इन दोनों के फोर्स को तोड़ना काफ़ी मुश्किल काम होगा। हालांकि जब बहुत ही हाई टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तब ये NaCl के क्रिस्टल्स आपको टूटते नजर आएंगे। तो पहली बात हो गई कि ये आयनों से मिलकर बने हैं, कटायन और एनायन। और दूसरी बात कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कभी भी जब पॉजिटिव और नेगेटिव रहें तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तीसरी बात क्या है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड हो तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि काफ़ी मजबूत बंधन है। तो उसको तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी, हाई हीट देनी पड़ेगी। इस वजह से उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। जैसे कि हमारे पास एक चार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1074 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 1686 केल्विन है। बहुत ही हाई है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आप समझ सकते थे कि Na+ और Cl- के बीच में बहुत ही मजबूत बंधन था। उसी तरह से LiCl हमारा आयनिक कंपाउंड है, CaCl2 आयनिक कंपाउंड है, CaO MgCl2 सारे हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, और उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी हाई है। आप इनको देख सकते हैं। कोई पूछे आपसे कि ये हाई क्यों है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और इसको तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी और हाई हीट सप्लाई करनी पड़ती है। अब आइए हम लोग समझते हैं चौथी प्रॉपर्टी की ओर। इनका चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि ये हाईली पोलर होते हैं नेचर में। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल ले लेते हैं, Na+ और Cl-। चूँकि यहाँ पे चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इनमें डायपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, इनमें डायपोल मोमेंट भी पाया जाएगा। और ये चार्ज्ड हैं, इसलिए हमारे पास एक रूल होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास हैं, मतलब जो पोलर हैं, हमारे जो पोलर हैं, पोलर करने का मतलब जिनमें पोल्स हों, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स पाए जाते हों, तो वो पोलर कंपाउंड्स में ही डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारा नमक वाटर में ही डिजॉल्व हो सकता है। वाटर में क्यों? क्योंकि इसमें H+ और OH- के आयन्स हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव हैं, इसलिए ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि
यहाँ पर सोडियम को स्टेबलाइज करने के लिए हमारा नेगेटिव OH माइनस आयन है जो इसको स्टेबलाइज करेगा, या तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं इसको सॉल्वेट करेगा। तो यहाँ पे वाटर की सॉल्वेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई होता है। तो ये बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और जितने भी पोलर कंपाउंड्स हैं उनको डिजोल्व कर लेता है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयनों को सॉल्वेट करता है। तो जब अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे जैसे ही, तो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब इनको अट्रैक्ट करेगा कौन? हमारे पास जो वाटर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, वो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो H- इसको सॉल्वेट कर लेगा, इसको अपने आसपास सराउंड कर लेगा, और हमारी ये जो H+ है वो Cl को आसपास घेर के रख लेगा और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इस तरह से हमारा नमक पानी में घुल जाता है। लेकिन अगर इसी नमक को हम इसी Na+ और Cl- को इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या एप्रोटिक सॉल्वेंट में घुलाएं तो ये नहीं घुलेंगे। जैसे CCl4 में घुलाना चाहें तो नहीं घुलेगा, बेंजीन में घुलाना चाहें तो ये नहीं घुलेंगे, केरोसिन में घुलाना चाहें तो ये नहीं घुलेंगे। तो ये हमारे केरोसिन और ये CCl4 और CH6H6 ये जो हमारे होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर, तो पोलर हमेशा पोलर में डिजल्व होता है जैसे कि वाटर में, लेकिन नॉन पोलर में ये डिजल्व नहीं होगा। ये पहले हम लोग चौथी प्रॉपर्टी देख लिया। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है कि ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप NaCl ले लें या KCl ले लें, तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि सोडियम प्लस और Cl- का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी तरह से यहाँ K+ और Cl- का फॉर्मेशन होगा। दोनों के बीच में एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो सारा खेल यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने से दोनों के जो पार्टिकल्स हैं, या हम यह कह सकते हैं कि जो दोनों एटम्स हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से वो हमेशा सॉलिड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, और उनका सॉलिड स्टेट ही हमें देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपको अगली प्रॉपर्टी की ओर ले जाऊं तो वो कहता है कि ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लिक्विड स्टेट में हो तो कंडक्ट कर लेंगे, मोल्टेन स्टेट में हो तब पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे कि अगर आप सॉलिड NaCl ले लें और उससे करंट पास कराएं तो ये करंट पास नहीं होगा, लेकिन अगर NaCl को पानी में घुला दें तो करंट बहुत ही तेज़ी के साथ पास होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो आयन्स हमारे हैं सोडियम और क्लोरीन के, वो फ्री नहीं है, नॉट फ्री नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक जगह पे वो स्थिर रहते हैं। काफ़ी क्लोज पैकिंग रहती है, दोनों जो आइटम्स रहते हैं काफ़ी एक दूसरे से नज़दीक रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा लिक्विड और मोल्टेन स्टेट में, लेकिन बहुत ही वीकेंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप वाटर में डिजोल्व करेंगे या उसे हाई टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो वो या तो मेल्ट हो जाएंगे, या फिर वाटर में करेंगे डिजोल्व तो वो डिजोल्व हो जाएंगे, जिससे जो आयन्स रहेंगे वो दूर दूर चले जाएंगे। तो वो अब फ्री नहीं है, अब वो क्या है, फ्री हैं। वो अब फ्री हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसलिए लिक्विड और मोल्टेन स्टेट में जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे आयन्स फ्री नहीं होते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हमारा जो सॉलिड NaCl है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन मोल्टेन NaCl करता है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे वजह यही है कि जैसे ही आप मेल्ट करेंगे NaCl को काफ़ी हाई टेम्परेचर देने के बाद, तो आयंस जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, और वो अब इतना पर्याप्त उनके पास ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखा। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई हों कि वो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, लिक्विड स्टेट में भी कंडक्ट करती हैं और मोल्टेन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर पाती हैं। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कहते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स हाई क्यों होते हैं? तो अभी मैंने बताया कि जैसे NaCl ले लें, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा जो काफ़ी मजबूत आकर्षण बल है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, हाई हीट देनी पड़ती है। इसी वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट रहती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हम लोगों ने अभी चार्ट में देखा कि कितना हाई होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। इसे हम लोगों ने सीख लिया है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो तो सबसे पहले सोडियम, और इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढते हैं पहले। 281 बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन से, तो आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दें। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया सोडियम का। उसी तरह से ऑक्सीजन का आप करें, मैग्नीशियम का करें, मैंने करके दिखा दिया था। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास Na2O है, सोडियम का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने वाला, दोनों के बीच में मजबूत बंधन बन जाएगा। तो हमारा 2 सोडियम है Na और 1 ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन इसको इससे 1 ले लेगा और ये सोडियम फिर इसको 1 दे देगा। तो इस तरह से दोनों खुश हो जाएंगे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं ऑक्सीजन ने, इसलिए 2 माइनस, और इसने 1 दिया है इसलिए 1 प्लस, और इसने भी 1 दिया इसलिए 1 प्लस। इसलिए हमारे पास आयंस जो बनेंगे वो Na2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 सोडियम के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम दोनों मिलकर Na2O का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह से आप MgO का कर सकते हैं। MgO मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, दूसरा जो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से उसी से हमें मतलब है, और ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 और 6, इसे आप याद रखेंगे। तो हमारे पास Mg है और ऑक्सीजन है, इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला, दोनों के बीच में मजबूत बंधन बन जाएगी। ये इसको 1 दे दिया, इधर से 1 दे दिया, चूँकि इसने 2 दिया इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, इसने 2 लिया है इसलिए इस पर 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से Mg2 प्लस और O2 माइनस के रूप में यह एग्जिस्ट करेगा, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। किस तरह के आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अभी आपने देखा कि Na2 में क्या था हमारे पास, यहाँ पे ये Na प्लस 2 माइनस, और यहाँ प्लस प्लस 2 से 2 तरह से 2 सोडियम एटम से, सोडियम कैटायन से, और 2 ऑक्सीजन एनायन से मिलकर बना हुआ था। ये ऑक्साइड आयन जैसे हम लोग कहते हैं, उससे मिलकर बना हुआ था। तो यहाँ कौन कौन से आयंस हैं, सोडियम के आयंस हैं और ऑक्सीजन के आयंस हैं। और यहाँ पर किस तरह के आयंस होंगे, मैग्नीशियम के आयंस होंगे और ऑक्सीजन के आयंस होंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।